Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आप लोगों के सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर्स हैं, जो आप लोगों के 1 to 6 पीटीबी के अकॉर्डिंगली इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। 1 to 6 आप लोगों के चैप्टर स्टार्ट होते हैं इनऑर्गेनिक के, और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 to ऑनवर्ड ऑर्गेनिक आप लोगों के पास स्टार्ट हो जाता है। तो उन चैप्टर्स के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। जो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के अंदर से आप लोगों का मेजर पोर्शन आ रहे होते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ऑर्गेनिक में से भी मेजर पोर्शन आता है, इनऑर्गेनिक के अंदर से भी। आप किसी भी पोर्शन को स्किप नहीं कर सकते। अपकमिंग डेट्स के अंदर हमारे पास यूईटी का टेस्ट आ रहा है। अब जो यूईटी का ई कैट राउंड 1 आ रहा है, यूईटी का जो राउंड 1 आ रहा है, अब यूईटी का राउंड 1 स्टार्ट हो रहा है 30 मार्च से। तो ये 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 3 अप्रैल तक जा रहा है। तो एक तो बच्चों हमारे पास 30 मार्च से 3 अप्रैल तक यूईटी का राउंड 1 आ रहा है। उसके बाद वो बच्चे जो नस्ट के अंदर अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई किया हुआ है और नस्ट एनईटी देने जा रहे हैं, तो आप बच्चों का अप्रैल के फर्स्ट वीक में यानी कि 4 अप्रैल में भी आप लोगों का 4 अप्रैल से राउंड नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आगे आप लोगों के पास प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी आ रहा है राउंड 1, और ये भी आप लोगों का अप्रैल में आ रहा है और 12 अप्रैल को आप लोगों का ये टेस्ट आ रहा है। उसके बाद आगे एन टी एस नेट भी 12 अप्रैल को आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो एन ई डी है, एन ई डी यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी आप लोगों के पास मई की 20th डेट के बाद यानी 22, 23 और 24 मई को होने के चांसेस हैं। तो आप लोगों के पास आगे जो है वो एम यू ई टी मेरान यूनिवर्सिटी भी मई जून के अंदर हो रहा होगा। इसके अलावा एम डी कैट भी है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्लूडिंग यू ई टी, यूईटी की अगर मैं बात कर लूँ, इसका राउंड 1, ठीक है। उसके अलावा नस्ट एनईटी अप्लाइड साइंसेज में, तो इसके अंदर आप लोगों का इनऑर्गेनिक पोर्शन। प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट की बात कर ली जाए, एनटीएस की बात कर ली जाए, एनईडी की बात कर ली जाए, या बाकी यूनिवर्सिटीज़ जैसे एमडी कैट का टेस्ट है और मेहरान यूनिवर्सिटी, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप बच्चों का ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होने जा रहा है। तो आप लोगों के लिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम एक एंड गेम, एक स्वीट सी एंड गेम लेके आए हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्प कर सकती है। और आप लोगों के रिज़ल्ट भी इन बच्चों की तरह आ सकते हैं जैसे अब्दुल मुनीम। ही स्कोर्ड 395 आउट ऑफ 400। अब्दुल मुनीम ने 395 आउट ऑफ 400 का स्कोर लिया, और इन बच्चों के मैंने इसके रिव्यूज़ भी अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप जाके इनकी बातें भी सुन सकते हैं। 395 का आप लोग भी स्कोर ले सको। इसके अलावा हमारे बैच के अंदर बच्चों ने किस किस लेवल का स्कोर और भी लिया हुआ आप लोग चेक कर सकते हो। इन तमाम बच्चों के रिव्यूज़ मौजूद हैं। तो 395 का टारगेट अगर आप लोगों का यूईटी के अंदर है, इतने स्कोर कभी आपने सुने नहीं होंगे। यूईटी के उठा के स्टैट्स देखेगा, एक बच्चे के जो ओवरऑल टॉपर है वो 396 पे था, फिर ये ओवरऑल सेकंड पोजीशन पे 395 आया है, और उसके बाद 387 का भी स्कोर हमारे बच्चे का ही है। इसके अलावा स्प्रिंग में बात हो, उसमें हमारे बच्चे ने टॉप किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये आप लोग चेक कर सकते हो, इस लेवल के बच्चों के स्कोर है। हमारे बैच के बच्चों ने किस लेवल का स्कोर लिया हुआ है, 171 है, 169 है, 168 है। इसके अलावा आप लोग चेक कर सकते हो कि 395 का स्कोर है। इस बच्चे के रिव्यूज़ भी ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं दिखाना चाहूँ, तो ये आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, ये बच्चा आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। जैसे आप लोग चेक कीजिएगा कि इस बच्चे का स्कोर 395 है, और ये कोई मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, मुश्किल होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आप मैं से ही ये बच्चे ये ले सकते हो स्कोर। आप जैसे ही बच्चे हैं ये भी, आप लोग भी स्कोर ले सकते हो 395 का। मतलब 400 में से अंदाज़ा लगाएं, नेगेटिव मार्किंग भी है। 395 इज़ नॉट डिविजिबल, इसका मतलब है एक एमसीक्यूज गलत हो गया। और बाकी 99 एमसीक्यूज के अंदर इस बच्चे ने
करेक्शन एक्यूरेसी दिखाई है। तो आप लोग चेक कर सकते हो इस बच्चे का कैलिबर। तो इसके अलावा आप लोग चेक कीजिए हमारे बाकी आप लोग स्टूडेंट का रिजल्ट चेक कर सकते हो। फास्ट के अंदर 95.78 का। तो पास एजुकेशन सिस्टम एक वाहिद इदारा है जो आप बच्चों को इस लेवल का रिजल्ट लेके देता है। आप लोग चेक कीजिएगा इस लेवल का रिजल्ट बच्चों का आता है। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो, नस्ट में 170 प्लस की लाइन हो, 160 प्लस की लाइन हो, 150 प्लस की लाइन हो, तो ये हमारे बैच के बच्चों का स्कोर आता है। और इन तमाम बच्चों के रिव्यूज़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा बच्चों आप लोग यहाँ पे देखेगा हमारा जो आज का टेबल ऑफ कंटेंट होगा वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के पास केमिस्ट्री के जो स्टार्टिंग चैप्टर है सेकेंड ईयर के वहाँ पे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम योर टीचर तैमूर फॉर दिस लेक्चर। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट है कि इसमें हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का ओवरव्यू, चैप्टर का ओवरव्यू लिया करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ओवरव्यू हो गया चैप्टर का। उसके बाद पीरियोडिक लॉ टेबल, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ग्रुप वन है एल्कली मेटल के बारे में, फ्लेम के कलर्स है, रिएक्शन ऑफ ग्रुप वन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ग्रुप टू है, सॉल्वेज प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, रिएक्शन विद नाइट्रोजन है, एनामोलस जो बिहेवियर होता है यानी कि जो पेकुलियर बिहेवियर होता है, सॉल्युबिलिटी ट्रेंड है, ग्रुप थ्री है, बोरोन वाली फैमिली, एल्यूमिनियम प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ पीरियोडिक लॉ एंड टेबल। सबसे पहले क्या हुआ है, मैनलीव पीरियोडिक लॉ हमारे पास आ जाता है 1869 में। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, ये इसने बताया था। ये लेफ्ट गैप्स ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो नहीं डिस्कवर्ड हुए थे। ये पूरी की पूरी जो लेक्चर है, इस पूरे के पूरे लेक्चर की ये जो पीडीएफ है, इस लेक्चर की पीडीएफ भी एज इट इज़, ये ऐसी की ऐसी ही पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पे शेयर कर दी जाएगी। मैं ये लेक्चर आप लोगों का अभी पढ़ाने के फ़ौरन बाद ही इसको व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी इंशाल्लाह उसका लिंक शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल में आप लोगों को ये इसकी पीडीएफ एज इट इज़ नहीं आती, उसका लिंक आएगा और उस लिंक के ऊपर लिखा होगा कि इस लिंक के अंदर मौजूद है इनऑर्गेनिक की पीडीएफ। उस लिंक पे सिंपल सी बात है, आप लोगों ने क्लिक करना है। अब ये पीडीएफ एज इट इज़ चैनल में नहीं सेंड होती हैं, ठीक है। इमेजेस हो जाती हैं लेकिन इमेजेस भेजेंगे तो आपको एक सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो आप लोगों को क्या करेंगे, एक ड्राइव का लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो ये सेम ऐसी की ऐसी, कोई ऊपर सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई पासवर्ड नहीं होगा। लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो इसको आप लोग अपने पास डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, तो पीरियोडिक लॉ के अंदर हमारे पास पहले नंबर पे चीज़ आती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मोजले ने बताया, उसने 7 पीरियड्स रोज और इनको डिस्कवर किया। इसके अलावा हमारे पास जो 7 पीरियड्स हैं टोटल और जो ग्रुप हैं टोटल हमारे पास वो 18 हैं। जो ग्रुप है हमारे पास वो 18 है और वर्टिकल कॉलम है और इनको नाम दिया जाता है ए वाले और बी वाले। ए वाले मेन ग्रुप हैं, टोटल 8 होते हैं। यानी अगर हम मेन ग्रुप्स की बात करें तो जो मेन ग्रुप्स हैं वो टोटल हमारे पास 8 हैं। और उसके बाद अगर मैं सब ग्रुप्स की बात करूं तो सब ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास बी हैं, ठीक है। ओके, और उनको बी से शो करते हैं और वो टोटल 10 हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये पूरी पीडीएफ खुद डिज़ाइन करके लेके आया हूँ, तमाम चीज़ों को जिस तरह आप लोगों को याद करने में आसानी हो। देखेगा हमारे पास पहला पीरियड है, उसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। उनके पास एक ही शेल है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो दैट इज़ 1s1। तो इसके पास तो सिर्फ ये एस वाला ही ऑर्बिटल आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं हीलियम की बात करूंगा, हीलियम होता है 2 4। अगर मैं इसकी फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ हीलियम की, अब हीलियम क्या होता है, हीलियम इज़ 4 2। हीलियम का ये हमारे पास एटम होता है जिसके पास आते हैं 1s2। आप लोग चेक कर सकते हो कि हीलियम के पास भी पहला ही शेल मौजूद है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब के पास हाइड्रोजन और हीलियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की बात कर लो या हीलियम की बात कर लो, तो इनके पास शेल एक है। उसके बाद जो दूसरा पीरियड है उसमें टोटल एलिमेंट होंगे 8।
उनके पास दो शेल होंगे। अब हाइड्रोजन के बाद लिथियम आ जाता है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो बच्चों 1s2 और 2s1, तो दो शेल आ गए। ठीक है। और इसमें एस में पहले आ गए दो, और आगे पी भी आ गया इनमें। ठीक है। आगे वाले ये लिथियम के अंदर एस है ना। और उसके बाद आगे अगर आप चलो तो उसके बाद हीलियम नियोन, नियोन का तो 10 आ जाता है। अब यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है तो चेक कर लो, 1s2, 2s2, और आगे 2px2, 2py2 और 2pz2। तो इनका तो टोटली फिल्ड होता है। तो ये पहला शेल हो गया येलो के साथ। उसके बाद ये ग्रीन के साथ दूसरे शेल को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो पहले में आ गए दो, दूसरे में आ गए 8। तो चेक कर सकते हो कि इसमें एस वाला भी शामिल है और पी वाला भी शामिल है। तो टोटल इसमें एस और पी दोनों शामिल हैं। इस तरह बच्चों आगे चलते चलते तीसरे पीरियड में भी 8 हैं। अब याद रहे ये ग्रुप नहीं है, ये पीरियड्स की बात हो रही है। तो पहले पीरियड में दो, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18 एलिमेंट है, पांचवें में 18 है, और आगे 32, और सातवां आगे फिर इनकम्प्लीट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एटॉमिक रेडियस के बारे में। अब एटॉमिक रेडियस बोलते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम। यानी अगर दो हमारे पास आइडेंटिकल एटम हो, एक ये एटम है और दूसरा हमारे पास ये एटम है। ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ये आइडेंटिकल एटम्स है। अब इनका यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। तो इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दीजिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। दैट विल बी एटॉमिक रेडियस। अब इसकी टाइप होती है, एक होता है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। एक हमारे पास है कोवेलेंट रेडियस। उसके बाद एक हमारे पास आ जाता है कोवेलेंट आयोनिक, एक आता है वैन वाल नॉन बॉन्डेड, एक मेटेलिक रेडियस है। इसके बाद ट्रेंड क्रॉस की बात की जाए तो याद रखिएगा जो एटॉमिक रेडियाई हैं, पहला हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, इसकी पहचान याद रखिए। तो एटॉमिक साइजेस ऊपर से नीचे आते हुए एक्सपैंड होते हैं। हाइड्रोजन में एक शेल है, इसमें दो आ जाते हैं और इसमें तीन आ जाते हैं। यानी इसमें 1s वाला भी आता है, फिर 2s और 2p भी आता है, और फिर आगे 3s भी आता है। देख सकते हो, दो, दो चार और 6, 10 और एक 11। तो आप लोग चेक कर सकते हो इसमें ये तीसरा भी इंक्लूड हो जाता है। तो ऊपर से नीचे आते हो नंबर ऑफ शेल एक्सपैंड होते हैं, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो एटॉमिक रेडियस भैया सिंपल सी बात है, ग्रुप के अंदर ये इंक्रीज होता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पीरियड्स में, तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो ये डिक्रीज होगा। ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी की टर्म, इसको समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसे हैं? मान लीजिए हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है। अब इस पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अब इस न्यूट्रल एटम में से अगर हम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें, इस न्यूट्रल एटम में से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो हमें एक एनर्जी लगाना पड़ती है। उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो आयंस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। अब जब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है तो पीछे क्या बनेगा, पीछे हमारे पास ये कैटाइन बनता है पॉजिटिव। मान लीजिए आप लोगों ने एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। अब मैग्नीशियम का फॉर एग्जांपल चार्ज होता है +2, दूसरे ग्रुप में बिलोंग करता है। एक इलेक्ट्रॉन को पहले निकाला, उसके बाद हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला। ठीक है। पहले को जब निकाला तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला और एनर्जी लगाना पड़ी ज़्यादा। ठीक है। तो पहली दफ़ा फॉर एग्जांपल 738 लगाना पड़ी, दूसरी दफ़ा 1450 लगाना पड़ी। तो दूसरी दफ़ा वाली ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पॉजिटिव बन जाता है। इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं एनर्जी, तो एनर्जी पॉजिटिव के फॉर्म में होती है, रिपेल करती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी होती है, पहली नेगेटिव होती है दूसरी पॉजिटिव। बहरहाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी जो किसी भी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन चाहे एक है या एक से ज़्यादा, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए
उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो ग्रुप में मतलब ऊपर से नीचे बात करें तो ये डिक्रीज होती है। अगर पीरियड्स में बात की जाए तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल सेम है, तो ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रांग है आखिरी शेल पे, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमने क्या करना है कि एक न्यूट्रल एटम है, उसके अंदर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अब ये जो सिपिशी है ये बन गई नेगेटिव। अब आप लोग लेके आए एक दूसरा इलेक्ट्रॉन एंड यू आर गोइंग टू ऐड सेकंड इलेक्ट्रॉन इन दिस आइन। पहले तो ये न्यूट्रल था, अब आप लोग इस एनाइन के अंदर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने लगे हो। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या यहाँ पे करेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी रिपल्शन। तो रिपल्शन है। अब यहाँ पे इसका न्यूक्लियस मौजूद है, मान लीजिए कि अब ये पूरे का पूरा एक नेगेटिव बना पड़ा है, ये एनाइन नेगेटिव बना पड़ा है, दरमियान में उसका न्यूक्लियस मौजूद है। अब इसका न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर ऐड कर ले, क्योंकि बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो फिर हम क्या करते, हम इसको एक्स्ट्रा एनर्जी इसके न्यूक्लियस को देते हैं, ज़्यादा तादाद में एनर्जी इसके न्यूक्लियस को देते हैं ताकि इसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर खींच ले, अट्रैक्ट कर ले। तो जब हम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो देते हैं तो वो एनर्जी इस एनाइन के न्यूक्लियस में ऐड होती है, और जो एडिशन ऑफ एनर्जी है वो तो पॉजिटिव में लिखी जाती है। दैट इज वाई जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो पॉजिटिव होती है, लेकिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो तो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है कि एक न्यूट्रल एटम में, पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है कि एक न्यूट्रल सा एटम था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। अब ये एनाइन बन चुका है, अब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नहीं होगा, फिर उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तो ऐड होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास किस चीज़ का नाम है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी एबिलिटी है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे मान लीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का साइज मैंने छोटा बनाया क्योंकि फ्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका साइज एक्सपैंड में होता ज़्यादा है। इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, मान लीजिए उस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे येलो के साथ बना रहा हूँ, और इस हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर है। अब जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि इस पूरे के पूरे पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेती है, अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगी। अब उस एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है 3.97, हाइड्रोजन की है 2.1। अब इसी बदौलत इस फ्लोरीन पे आ जाएगा चार्ज पार्शियल नेगेटिव। अब पार्शियल नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव नहीं आया। और जो हाइड्रोजन है इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो पेयर है वो इधर फ्लोरीन के पास ज़्यादा आ जाएगा। इस तरह सीजियम की सबसे कम है 0.7, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है जो कि है 3.97, अप्रोक्सीमेटली 4 मानी जाती है। ऑक्सीजन की होती है 3.5।
ठीक है ना। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा एलिमेंट होता है? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो होता है सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव कौन सा होगा? वो होगा फ्लोरीन। तो CSF, सीजियम फ्लोराइड, ये सबसे ज़्यादा आयोनिक बॉन्ड है पूरी दुनिया में, जिसका आयोनिक करैक्टर है 92%। NaCl का जो आयोनिक करैक्टर है दैट इज 72%। वो 72% होता है, याद रखिएगा। ओके। उसके बाद हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट पहले समझिए। शील्डिंग इफेक्ट टर्म का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियस है एक एटम का, ठीक है। यहाँ पे ये पहला शेल, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे ये तीसरा, और इनमें इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं। ये न्यूक्लियस, यहाँ पे पहला शेल, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, ये छठा। अब मान लीजिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सारे के सारे शेल में घूम रहे हैं। शेल तभी बना उनमें इलेक्ट्रॉन आए। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे तो 3 शेल है, यहाँ पे 6 शेल हैं। अब मान लीजिए ये एक आखिरी शेल इसका मैंने बनाया और इसका एक मैंने आखिरी शेल बनाया। अब मुझे बताइए इस न्यूक्लियस की जो आखिरी शेल पे अट्रैक्शन होगी वो ए केस में ज्यादा होगी, या वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बी केस में आखिरी शेल पे ज्यादा होगी? आप लोग बोलेंगे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ए केस में ज़्यादा है क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, दरम्यान में इलेक्ट्रॉन थोड़े से हैं, 3 ही तो है। और यहाँ पे न्यूक्लियस की बी केस में अट्रैक्शन कम होगी क्योंकि ये दरम्यान में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं। ये इसकी अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस की पावर को कम कर देंगे। तो याद रखिए ये जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जितने ये अंदर शेल्स होते हैं और उनमें जितने ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो मतलब न्यूक्लियस और आखिरी शेल के बीच में नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है और उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इससे होता क्या है? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो मतलब है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम है। और अगर इस केस में शील्डिंग इफेक्ट कम है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे ज़्यादा है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन कम है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे ज़्यादा है। यहाँ पे कम है क्योंकि दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं किससे है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का अंदर आना। किस किस के बीच में? न्यूक्लियस और आखिरी शेल के बीच में जितने ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो उसे ही शील्डिंग इफेक्ट का ज़्यादा होना कहते हैं। वैसे शील्डिंग इफेक्ट क्या टर्म है कि द इनर इलेक्ट्रॉन और द electron or shells between nucleus and valence shell, this is called shielding effect। यानी inner shell electrons repel outer electron reducing the effect nucleus pull experienced by outer electrons। यानी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आखिरी शेल पे अफेक्ट हुई, क्यों अफेक्ट हुई? मिडल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और ये शील्डिंग इफेक्ट कब बढ़ता है? जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स या शेल्स ज़्यादा हों तब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा इफेक्ट जिसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स इफेक्ट होती है। क्यों इफेक्ट होती है? ड्यू टू इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। किस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इफेक्ट होती है? आखिरी शेल पे। इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और ये शील्डिंग इफेक्ट आता है क्यों है? इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। गॉट इट? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और शील्डिंग इफेक्ट ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कांस्टेंट रहता है। आगे मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बच्चों याद रखिएगा।
एक सबसे अच्छी मेटल वो होती है जो इजीली इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। एक अच्छी नॉन मेटल वो होती है जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। वो एक अच्छी नॉन मेटल होती है। अब जो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि हमारे पास मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर हैं। तो इसमें मेटल्स ग्रुप 1A वाली हैं, ग्रुप 1A वाली मेटल है, ग्रुप 2A वाली भी मेटल है। समझ आ रही है ना बात? ग्रुप 1A वाली भी मेटल है और ग्रुप 2A वाली भी मेटल होंगी। नॉन मेटल कौन सी होती हैं बच्चों? याद रखिएगा, नॉन मेटल कहते हैं ग्रुप 5 6 7 वालों को। वो नॉन मेटल हैं। क्यों नॉन मेटल हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेती हैं, गेन कर लेती हैं। हम्म, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ओके। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो सबसे तगड़ी हैं वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। ये अच्छी नॉन मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं। उसके बाद है ग्रुप 4A, यानी 1A, सॉरी, ग्रुप 1A यानी अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। यह है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी NS1। किसी की भी करके देख लो, लिथियम की देख लो तो 1s2 है, लेकिन 2s1, तो एंड पे 2s1 है। आप लोग यहाँ पे किसी और की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो, सोडियम की, उसके बाद आ रहा है तो सोडियम 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2 और 3s1। तो यहाँ पे भी 3s1, यहाँ पे 2s1, तो मीन्स टू से कि NS1 है। समझ में आई बात? तो सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन होती है। एक मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि आप पास एजुकेशन सिस्टम पे जो लेक्चर सुनोगे तो आपको इसमें पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर ट्रिक भी मिलेंगे। अब यहाँ पे सुपर ट्रिक क्या है? आई शुड चेंज इस मार्कर कलर के। पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर ट्रिक ये है, याद रखिए जिस एलिमेंट का जो भी ग्रुप नंबर होगा उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रुप 1A के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। आखिरी शेल भाई, टोटल नहीं, आखिरी शेल में एक है, इसके भी एक है, पोटासियम के भी आखिरी शेल में एक ही होगा, रुबिडियम के भी आखिरी शेल में एक, सीजन में। मान लीजिए आप 7A की बात कर रहे हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब आपको नहीं पता फ्लोरीन में कितने हैं, क्लोरीन में कितने हैं। मैं बता देता हूँ, क्लोरीन में जैसे 17 है। तो लेकिन आपको नहीं पता, मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं पता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर 7A से बिलोंग करते हैं, सातवें से हैं, तो इनके आखिरी शेल में सात होंगे। क्या भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेट इनके पास टोटल सात होंगे? नहीं, वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे जितना उसका ग्रुप नंबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी -1 होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे बातें सारी अल्कली मेटल्स की हो रही हैं, तो आओ ज़रा अल्कली मेटल को ही पढ़ते हैं। अल्कली मेटल पहला A ग्रुप होता है, फर्स्ट A होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी नॉर्मली क्या होगी? +1 होगी। आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन इनके किसी काम का नहीं होता है। ना तो इनका डुप्लेट पूरा हो सकता है, ना ऑक्टेट हो सकता है। डुप्लेट को तो दो ही फॉलो करते हैं। डुप्लेट क्यों नहीं पूरा होता है? हाइड्रोजन को होता है, ऑक्टेट नहीं होता। इसलिए ये नॉर्मली क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन को नहीं लिखा है, क्योंकि उसका डुप्लेट चाहिए होता है, उसको डुप्लेट को फॉलो करना है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। हाइड्रोजन की +1 भी होती है, -1 भी होती है। नॉर्मली फर्स्ट के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इसके साथ इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज मैच होती हैं। बच्चों अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात की जाए, तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, शाइनिंग सर्फेसेज होती हैं, कैन बी कट विद नाइफ, लो डेंसिटी होती है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये फ्लोट करते हैं वाटर पे, मतलब इनकी डेंसिटी वाटर से भी कम होती है।
उसके बाद बच्चों, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो हमारे पास लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे आते हुए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है फ्लेम कलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लिथियम है इसका क्रिम्सन रेड होता है या स्कारलेट रेड कह सकते हो। उसके बाद सोडियम है उसका गोल्डन येलो होता है या ब्राइट येलो। पोटासियम का लिलेक या पेल वॉयलेट होता है। जो रुबीडियम है उसका रेड वॉयलेट होता है। सीजियम का ब्लू या ब्लू वॉयलेट होता है। कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है। स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड होता है। बैरियम का एप्पल ग्रीन या पेल ग्रीन होगा। मैग्नीशियम का इंटेंस वाइट, नो करेक्टरिस्टिक फ्लेम, इसकी कोई करेक्टरिस्टिक फ्लेम नहीं होता, कलर नहीं है, इंटेंस वाइट कह लीजिए। कॉपर का ब्लू ग्रीन या एमरल्ड ग्रीन होता है, और ये डी ब्लॉक में इसके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं। ट्रांजिशन है। उसके बाद बच्चों है रिएक्शन ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए विद वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जनरल रिएक्शंस की बात करूं कि अगर नॉर्मली जो फर्स्ट ए ग्रुप है इनको बोलेंगे क्या, इनको तो बोलेंगे मेटल्स। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि अगर मेटल का रिएक्शन वाटर से करवाओगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इलाबोरेट होती है, तो मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। बस बात हमें मिल गई। पेपर में यूईटी में पूछा गया कि alkali metal react with water and which type of gas elaborated, हाइड्रोजन गैस। ओके। उसके बाद है जैसे लिथियम, अगर बच्चों यहाँ पे सारा मेंशन किया है, लिथियम का रिएक्शन वाटर के साथ है, ठीक है। उसका सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ मौजूद है। पोटासियम का वाटर के साथ है। इसका रुबीडियम का भी मौजूद है। इसके अलावा सीजियम का भी मौजूद है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकली, यहाँ पे भी निकली, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पे भी। तो बात तो मैंने आपको पहले मरतबा ही एक चीज़ बता दी कि वेन एवर मेटल्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर, no matter how many molecules are you are going to take, for example you take normally 2 moles of metal and 2 moles of water, and you will have a base along that hydrogen gas that will be elaborated from that reaction, and reaction will be exothermic. You remember exothermic is that type of reaction in which heat is evolved, and endothermic is that in which heat is added to that reaction. Then the next topic is about reactions with oxygen. Whenever metals are going to react with oxygen, you mean oxidation is going to be proceed. The first one, we are discussing metals like first one, alkali metals. For example, take hydrogen as metal, lithium as metal, sorry, burns in O2 forming normal oxide. For example, it's been in your aptitude. Whenever lithium reacts with oxygen, the oxide will be normal per oxide or superoxide, and oxide will be normal. That is lithium oxide means Li2O. The second one, whenever, and the second one, whenever sodium react with, whenever sodium react with oxygen, normal oxide, but that normal oxide will be unstable. And the third one, potassium, rubidium, cesium. When oxygen is in excess amount, then superoxide with potassium, rubidium, and cesium. Don't think so. Superoxide just formed with potassium. KO2 is superoxide. No way. KO2 is also superoxide. Yes. Along that RbO2 and CSO2. These all are superoxides. Okay. In superoxides, oxygen carries minus one oxidation state. In peroxide, in superoxide, oxidation state of oxygen is minus 1 by 2, and its behavior will be paramagnetic. It's very important for your MCQ's point of view. The next topic is about reaction with nitrogen and halogens. Dear students, when we are going to have reactions of
Alkali metal with nitrogen and halogens, remember, nitrogen only, lithium react directly, only lithium reacts directly. Remember, only lithium reacts directly with N2 at room temperature. And halogens, remember, halogens, all alkali metal react vigorously with halogens. Keep in your minds, that is very, very important. Is that clear? Okay. Next one is halogens, all alkali metal react with vigorously with halogens. All alkali metal react vigorously with halogens. Got it? It's very important for your MCQ's point of view. Is that 100% clear? Okay. The next topic is about important compounds of sodium. Sodium carries many important compounds like caustic soda, that is NaOH, washing soda, that is Na2CO3, which you know, sodium carbonate, and baking soda, that is sodium bicarbonate. Remember, sodium carbonate is washing soda and sodium bicarbonate is baking soda. Sodium hydroxide is normally used in making soap, making paper, or in petroleum refining or cleaning. And sodium carbonate, like washing soda, is used in making paper, so water softening, and it removes calcium ions and magnesium ion. That's very important. And baking soda is used in baking CO2, makes dough rise, and says fire extinguishers. The next one is about Solvay's process. Solvay's process is actually having five major steps. The first one, formation of limestone, lime, that is CaO, and that is slag lime, CO. CaCO3 is lime. Actually, the second one, quick lime slag form, and in third one, sodium bicarbonate forms, and in fifth one, calcium chloride formed. So net result is Na2CO3, which is washing soda. Then we are having group 2A alkaline earth metal, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. Oxidation state is +2, and group second A belongs to group 2A. It means it also having two electrons in its valence shell electron. Got it? Reaction with oxygen, yes, all form normal oxide, सब normal oxide बनाएंगे. Also form BaO2, barium peroxide. तो normal oxide बनाएंगे, लेकिन barium जो है वो peroxide बनाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में कई मरतबा पूछा जाता है. उसके बाद पेक्युलियर बिहेवियर आ जाता है बेरिलियम का. तो यस, बेरिलियम यूनिकली फॉर्म कर परफॉर्मेंस देता है. एवरी टॉप मेंबर, कोई भी टॉप मेंबर होगा किसी भी ग्रुप का, तो उसकी पेक्युलियर बिहेवियर ही होता है. कोई भी टॉप मेंबर होगा उसका पेक्युलियर बिहेवियर ही होता है. जैसे बेरिलियम को देख लीजिए. अब पेक्युलियर बिहेवियर क्यों होता है? क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए साइजेस क्या होते हैं, ज़्यादा. ऊपर से नीचे आते हुए एटम्स के साइजेस क्या होंगे, ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं. तो ऊपर वाले का साइज सबसे कम होता है. तो पेकुलियर बिहेवियर, जो एनोमेलस बिहेवियर होते हैं, वो बेसिकली क्यों होते हैं? ड्यू टू स्मॉल साइज की वजह से, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उनके एनमोल्स बिहेवियर होते हैं, पेकुलियर बिहेवियर होते हैं. ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ट्रेंड्स इन ग्रुप 2A. हाँ, इनकी हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, सल्फेट्स बनते हैं, हमारे पास कार्बोनेट्स बनते हैं, नाइट्रेट्स बनते हैं. ट्रेंड भी लिखा हुआ है, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा ग्रुप में, ये डिक्रीज होगा, और ऑल सॉल्युबल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये सारी पीडीएफ आपको आएगी, एक दफ़ा ध्यान से इसको पढ़ भी लेना है. इंपॉर्टेंट कैल्शियम कंपाउंड्स, कैल्शियम के कंपाउंड में CaCO3 यानी लाइमस्टोन है, मार्बल है, चाक है. सेम केमिकल फार्मूला है, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं.
डिकम्पोजेज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, CaCO3 CaO में और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है एट 840 डिग्रीज, यूज इन कंस्ट्रक्शन सीमेंट ग्लास मेकिंग एज फ्लक्स इन ब्लास्ट फर्नेस। उसके बाद हमारे पास है CaO, जिसको क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। देखो कितनी मेन चीज़ें आपको लिख के दे दी हैं, साथ ही जो क्विक लाइम है ये बना हुआ भी है, साथ देख भी सकते हो। तो जो आपके लिए कितनी आसान करके चीज़ें कर दी हैं। अब सर जी क्या कुछ याद करें, वो ये सर जी लिख के आ चुके हैं। CaO के बारे में याद रखो, मेड बाई CaCO3, उससे बनता है थर्मल डिकम्पोजिशन से, रिएक्ट विगरसली करता है वाटर में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एम्फोटेरिक होता है, नो एम्फोटेरिक नहीं है, CO इज बेसिक इन ऑक्साइड नेचर। तो ये बेसिक होता है, सारी काम की बातें लिखी हैं। उसके COH ट्वाइस के बारे में क्या कुछ जानना चाहते हो? स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, वो विग्रेसली सॉल्युबल था जो कोई क्लाइम था, ये स्लैग लाइम है, ये बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बारे में यूज़ होता है वाइट वॉश में, मोर्टार में, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट सॉफ्ट करने में, कैल्शियम आइंस को रिमूव करने में और मैग्नीशियम आइंस को। उसके बाद बच्चों आ जाता है ग्रुप 3A, बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बच्चों यहाँ पे कन्फिग्रेशन होगी NS2 NP1। अच्छा, वन वालों की क्या होती है? NS1, टू वालों की NS2, और ये थर्ड में है तो भैया NS2 और NP1। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4, आगे 6 7 की तरफ थोड़ी ना जाएगी, इतने तो उनका अटोमिक नंबर ही नहीं है। उसके बोरोन मेटलॉइड है, यानी नॉन मेटल है, ऑल आर मेटल्स। तो बोरोन की क्या हुई? पेकुलियर बिहेवियर। याद रख लीजिए ये तमाम की तमाम लाइंस को, बहुत हेल्प देने वाली हैं आपको ये तमाम लाइंस। गॉट इट? ओके। मोस्ट abundant मेटल इन अर्थ क्रस्ट 8% एल्यूमिनियम है, थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट ओवरऑल। मोस्ट abundant इन अर्थ क्रस्ट, अच्छा, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, और अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 46%। सेकंड पे सिलिकॉन है, थर्ड पे एल्यूमिनियम है, चौथे पे आयरन है। और ये परसेंटेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा पेपर में पूछी है, तो बच्चों याद रख लो इनको अच्छे से। उसके बाद है जनरल रन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एल्यूमिनियम हैज एनमलस बिहेवियर, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट है 660 डिग्रीज होता है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है बोरोन स्पेशल ये आप लोगों के लिए लेक्चर जो है वो स्पेशली रिकॉर्ड किया गया आप लोगों के लिए ईद के ऊपर। हाँ जी, ये कोई पहले का लेक्चर नहीं है, ईद है सैटरडे को। देखो अगर पहले का होता तो ये कैसे कंफर्म हो जाता है कि ईद सैटरडे को? 30 रोज़ों की ईद है ना। पहले पहले होता तो क्या पता, फिर इतने में वसूख से कैसे कह सकता था अगर ये पहले की रिकॉर्डिंग होती। तो ये ईद वाले दिन ही रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए हो रही है, जो आप ये ईद पे देख रहे हो। तो सैटरडे को आज ईद है, डेट भी बता देते हैं। आज डेट है 21 मार्च, 2026। और बताइए, बारिश भी हो रही है आजकल, पंजाब में भी, कराची में भी बारिश का मौसम है, बिल्कुल ठंड ठंड हुई हुई है। हाँ जी, ये बिल्कुल उसी का 30 रोजे पूरे बने हैं। ठीक है। ओके बच्चों, तो जी जी बिल्कुल ईद पे ये बन रही है, छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे। तो इसलिए आपको मोटिवेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके भी जो टीचर्स हैं वो दिन भर रात पास एजुकेशन सिस्टम के लगे हुए हैं एफर्ट्स करने, कोई और नहीं, पास एजुकेशन सिस्टम के लगे हैं, बाकी तो ईद मनाने पे लगे होंगे। हम लोग आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। MD कैट क्योंकि आगे आ रहा है, आगे प्यास का टेस्ट आ रहा है, आगे नस्ट का आ रहा है, आगे UET का आ रहा है। तो भाई अभी आपको कल रात को फास्ट यूनिवर्सिटी की एक वीडियो दी है, उससे पहले आपको इंग्लिश के एंड गेम दिया है, फिर आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट आया है, ठीक है ना। फिर आप लोगों के लिए ये जनाब आ गया है केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक, इसमें मसला था ना, तो ये देखो लेके आगे, मुझे अपने मसले बताओ, मैं सारी चीज़ें हल करता जाता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद है बोरोन, इनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं? बोरोन डज नॉट फॉर्म B+3 आयन, टू स्मॉल होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। उसके बाद है बोरोन के अंदर जो BF3 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, BF3 में कौन सी ब्राइजेशन है? और पता है, मैंने जल्दी में इस पे sp3 लिख दिया था, है ना, फिर मैं फ़ौरन से बोला नहीं नहीं BF3 में तो sp2 होता है, एंड गेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो sp2 हिब्राइजेशन होती है। अगर sp2 हिब्राइजेशन है, दैट वाज नॉट मिस्टेक, मतलब अब जल्दी जल्दी में ना, तो ये इतना फेमस है, मैं उस पर हंसा था कि इतना फेमस है, कैसे मुझसे मिस्टेक इसमें हुई? कि मतलब मिस्टेक नहीं हुई थी, मतलब उसको मैं जल्दी में sp2 कर दिया, sp3 कर दिया, करना sp2 था, फ़ौरन मैंने ही खुद करेक्शन कर ली थी।
तो खैर, sp2 हिब्रिडाइजेशन देता है एंगल 120 डिग्रीज का। और ये क्या होता है, नॉन पोलर ओवरऑल। यानी कि बोरोन की अगर बात करो, BF3 तो ट्रायंगुलर प्लेनर, एक प्लेन में तीन ट्रायंगल, एक प्लेन में तीन एंगल्स फॉर्म होते हैं, मतलब ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो पोलैरिटी इसकी होगी, इसकी जो पोलैरिटी है, ये तीनों आपस में कैंसिल कर देती है, नेट इफेक्ट डाइपोल मूवमेंट जीरो, तभी तो डाइपोल मूवमेंट जीरो है, तभी तो नॉन पोलर है। ओके बच्चों, उसके बाद है नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। एल्यूमिनियम एल्यूमिना या जो कोरंडम की फॉर्म में पाया जाता है, और एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, जैसे Al2O3। अगर मैं बच्चों बात करूं Al2O3 जो लिखा हुआ है, तो दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का बच्चों मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे। इट बिहेव लाइक एसिड, इट बिहेव्स लाइक बेस। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ AlOH3। AlOH3 HCl के साथ करके AlCl3 बनाता है, साथ में H2O एज ए एसिड एंड बेस दोनों तरह, वाटर भी एज ए एम्फोटेरिक होता है। AlOH थ्राइस हमारे पास कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन देके AlOL3 NaAlO NaAlO2 बना देता है। उसके बाद एल्यूमिनियम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके Al2SO4 थ्राइस बना देता है। इसके अलावा जो हमारे पास क्रियोलाइट लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 है, कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा होता है, एनोड पे ये हो रहा होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रख सकते हो। उसके बाद है ग्रुप 4 है कार्बन, यानी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और जो हमारे पास बिस्मथ वगैरह आ जाते हैं। जो हमारे पास ये सारे के सारे आ जाते हैं ना, यानी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंटीमनी और बिस्मिथ, ठीक है, ये भी हमारे पास आते हैं। सो यहाँ पे ये टिन और लेड है, ये तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड है, SN और PP। वो आगे अगले चैप्टर में आएंगे। कार्बन एलोट्रोप्स एंड कंपाउंड की बात करें तो कार्बन हमारे पास sp3 हिब्रिडाइज्ड होता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसकी शेप बनती है। ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन इज sp2, डायमंड के अंदर कार्बन में sp3 हिब्रिडाइजेशन, ग्रेफाइट में sp2 है। फ्लोरेसेंस C60 में यहाँ पे आ जाता है, फिर ग्रेफीन आ जाता है, कार्बन नैनो ट्यूब्स आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं बच्चों, इनको बार बार पढ़ना आप लोगों ने। उसके बाद है कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के अंदर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब इनकम्प्लीट कंबस्शन हो, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगर कार्बन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ करवाया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। गॉट इट। कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या क्या फीचर्स हैं भाई, ये याद रखिए। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बोक्स जो होते हैं ना, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन HbCO, इसको बनाता है, और O2 को प्रिवेंट करता है ट्रांसपोर्ट होने से। जो ये रिएक्शन में यूज होता है, ट्रीटमेंट क्या है, प्योर O2 और O2 विद CO2 मिक्सचर जो होता है हाइपरबैरिक चैम्बर में यूज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, तो ये डिजोल्व स्लाइटली इन वाटर, इसकी सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। उसके बाद बच्चों सिलिकॉन डाइऑक्साइड है SiO2। सिलिकॉन को सिलिका भी बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सिलिका भी बोलते हैं या क्वार्ट्स भी बोलते हैं। आप लोग फिजिक्स में इसको पढ़ पढ़ के थके होंगे कि विच, और केमिस्ट्री में भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच इज क्वार्ट्स। मेल्टिंग पॉइंट 17-13 डिग्री C है, बहुत ज़्यादा है। सिलिकॉन ऑक्साइड में कोवलेंट बॉन्ड होता है थ्रू आउट। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, हार्ड सॉलिड होता है, अकर्स एज क्वार्ट्स यानी सैंड में या फ्लिंट में पाया जाता है। केमिकल बिहेवियर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, अनलाइक CO2। CO2 तो रिएक्ट करता है, SiO2 रिएक्ट नहीं करता। डज नॉट रिएक्ट विद मोस्ट एसिड, CO2 तो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, SiO2 ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करता, ना ही एसिड के साथ। SiO2 रिएक्शन नहीं देता वाटर के साथ, ना ही एसिड के साथ। CO2 देता है रिएक्शन एसिड के साथ भी और वाटर के साथ भी। फिर है लेड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। लेड प्राइमरली शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये सारी की सारी लेड के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से
आप लोगों के पेपर में चीज़ें आएंगी। गॉट इट। उसके बाद बच्चों, उसके बाद है ग्रुप 5 है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये पांचवा ग्रुप है जिसमें मैं बात कर रहा था। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और +5 के बीच में होती है। ठीक है, +5 फास्फोरस नाइट्रोजन रेंज -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 या +5। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होती हैं? नॉन मेटल्स। गॉट इट। और उसके बाद जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ हैं, ये मेटलॉइड्स हैं। यानी कि आर्सेनिक और जो हमारे पास आ जाता है ना, जो हमारे पास एंटीमनी और बिस्मिथ जो है, बिस्मिथ मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? ये मेटलॉइड्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी इज मेटलॉइड। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ इज मेटल। उसके बाद नाइट्रोजन प्रॉपर्टी और इसके कंपाउंड की बात करें तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड एनर्जी 945 किलो जॉल पर मोल होती है। हाईएस्ट होती है ऑफ ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में हाईएस्ट होती है। वेरी स्टेबल, स्टेबल होता है, केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में होता है और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी होती है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है? अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है जो कि 46% है। और एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है जो कि 78% है। गॉट इट। 78% है। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट इन सब की। NH3 में नाइट्रोजन की -3 होगी, N2H4 में -2, NH2OH में -1, N2 में 0, N2O में +1, NO में +2, HNO2 या NO2 -1 में +3, NO2 में +4, HNO3 में +5, NH4 NO3 में -3 और +5। तो चेक कर लो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये विद नॉन मेटल रिएक्शन लिखे हैं। एक्वा रीजियम में क्या होता है? 1HNO3 बाई वॉल्यूम डिजोल्व किया जाता है। अरम और प्लाटिनम में नो इथर डज नॉट। और ये हमारे पास और 3HCl यानी 1HNO3 का रिएक्शन जब करवाएं 3HCl के साथ तो एक्वा रिजिया बनता है जो कि डिजोल्व कर लेता है प्लाटिनम और अरम यानी गोल्ड जैसे मेटल को। उसके बाद ऑस्टवेल प्रोसेस HNO3 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ जाता है। उसके बाद हमारे पास फास्फोरस और उसके एलोट्रोप आ जाते हैं। वाइट फास्फोरस P4, रेड फास्फोरस P, ब्लैक फास्फोरस P आ जाता है। इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ लो। वीडियो को पॉज कर ले, पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फास्फोरस की प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट वन इज, बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, अल्लाह भला करे आप लोगों का, फास्फोरस पेंटोक्साइड P4O10। P4O10। तो बच्चों ये स्ट्रॉन्ग डेसिकेंट में यूज़ होता है। डेसिकेंट रिएक्ट विद वाटर, वाइट सॉलिड्स और एसिटिक ऑक्साइड्स के अंदर। ग्रुप 6 से है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलिनियम और पोलोनियम, ये यूज़ होते हैं। इसमें होते हैं छठे में। ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 ऑक्सीजन के प्लस। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पूरे में से रिमेंबर बहुत चीज़ें रिपीट होंगी। आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम टेलिंग यू। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताऊँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। बच्चों याद रखिएगा। ठीक है। ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल है। ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल है। सेलेनियम टेलिनियम मेटलॉइड्स हैं और पोलोनियम मेटल है, रेडियो एक्टिव पोलोनियम है। ठीक है, अल्फा डिके करती है। उसका ऑक्सीजन और ओजोन की बात की जाए तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन ओजोन की तमाम चीज़ों पैरामैग्नेटिक होती है। O2 की नेचर क्या होती है? पैरामैग्नेटिक। O2 की नेचर क्या होती है? पैरामैग्नेटिक। ये यूवीटी ई कैट का फेवरेट है। 2026 ई कैट में भी आने का चांस है कि ऑक्सीजन की नेचर क्या होगी। याद रखिए ऑक्सीजन की नेचर का एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, पैरामैग्नेटिक है। और N2 की नेचर क्या है, ये दोनों क्वेश्चन बड़े आते हैं, याद रख लीजिए।
O3 हमारे पास पेल ब्लू गैस है, पंजेंट स्मेल है, फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर 15 to 35 किलोमीटर के एल्टीट्यूड यानी हाइट पे है। और अगर SO2 की बेंट और एंगुलर शेप होती है, बॉन्ड एंगल 116.8 डिग्रीज होता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो, क्या याद रखना है इंशाल्लाह। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट है वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन में वाटर में क्या होता है, sp3 हिब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड एंगल H2O में कितना होता है? H2O में बच्चों बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 104.5 डिग्रीज। NH3 में भी sp3 हिब्रिडाइजेशन है, वहाँ पे होता है 107.5 डिग्रीज। तो वैसे sp3 में एंगल का इतना ही होता है? नहीं, वो तो होता है 109.5 डिग्रीज। गॉट इट। फिर वाटर में इतना कम क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर थे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे। इसमें 107 क्यों हो गया? क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर था। यहाँ पे नो लोन पेयर, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो 109.5 डिग्री, यानी CH4। मीथेन में CH4 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज है। गॉट इट। वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट ट्रीट किया जाता है, एम्फोटेरिक in नेचर होता है, याद रखिएगा। एसिड की तरह कब वाटर बिहेव करेगा? जब NH3 के साथ रिएक्शन करेगा। बेस की तरह कब बिहेव करेगा? जब HCl अपने से ज्यादा तगड़े एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक हमारे पास आ जाता है। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की पर ऑक्साइड में -1 होती है, पेल ब्लू लिक्विड। ये सारी प्रॉपर्टी को भी एक दफ़ा पढ़ो। फिर सल्फर के एलोट्रोप्स हैं, इसको भी रोको, पॉज करो, और सल्फर के बारे में तमाम की तमाम चीज़ें। अभी मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल सॉलिड एलोट्रोप्स कंटेन एसेट क्राउन शेप रिंग, और ये जनरल इंफॉर्मेशन है भैया, जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ो एक दफ़ा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज सल्फर कंपाउंड SO2 SO3 H2SO4 है। ये सारे इसको पॉज करें, मतलब इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट हो तो ऑर्गेनिक की तरह तो समझाऊँ। SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड है। फिर यहाँ पे आ जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस है H2SO4 बनाने वाला। ग्रुप 7 है, आगे स्टार्ट हो जाता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन। इसके बारे में याद रखो, F की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और NP5 होती है। ठीक है, NP5 होती है, NS2 NP5। गॉट इट। ओके बच्चों, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और उसके बाद फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे फ्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन जो है ये भी गैस है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, आयोडीन एक सॉलिड है। कितनी मज़े की बात है। इधर से मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से ई कैट में चीज़ें पूछी जाएंगी, अभी पढ़ा हुआ सब कुछ, इसको अच्छे से याद कर लो। अभी ये अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन वाला, क्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला और आयोडीन वाला, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। इन पे किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ट्रेंड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो टॉप पे ज़्यादा है, फ्लोरीन की ही ज़्यादा है, फ्लोरीन की 3.97। उसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरफ आओगे तो कम होते होते 2.5, ब्रोमीन 2.8, ये 3.0। क्लोरीन की 3.9, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। 2.8 इसकी है, यहाँ पे 3.2 इसकी, 3 और आगे नीचे एस्टाटीन की 2.5 तक, ऑलमोस्ट इतनी रेंजेस हैं। रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद वाटर देख लीजिए। फिर रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद मेटल एंड नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे का सारा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हैलोजन कंपाउंड्स, एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है यानी HF है। और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, इसको तो सारे बच्चे अभी पॉज करके पढ़ेंगे। ये जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन इधर लिखी हुई है ना, सारी की सारी पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, कुछ कुछ पे लिखा है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इसको पढ़ लो।
ओके, उसके बाद है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सी एसिड्स। जो ये सारे के सारे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छे से याद रख लीजिए। और उसके बाद है बच्चों, उसके बाद है जीरो ग्रुप यानी नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, और हाईली स्टेबल गैसेस बोला जाता है क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, बड़ी शरीफ किस्म की गैसेस हैं। क्रिप्टॉन, इनके यूजेस, ये सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट इनके यूजेस लिखे। कैसे बताऊं कि इनमें से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं कि ये कितने इंपॉर्टेंट है, कितने अहम है। बता देता हूँ, हर साल ई कैट में से यूजेस में से आता है। अच्छा, ई कैट ही नहीं, आपके बोर्ड के अंदर भी इसमें से नोबल गैसेस के यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा ये ना नोबल गैसेस के यूजेस लॉन्ग में भी आए हुआ आपके बोर्ड के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। या नस्ट के, प्यास के, एनईडी मेहरान में यहाँ से चीज़ें पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों नोबल गैस कंपाउंड्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पे ये कंपाउंड्स हैं, इनको देख लीजिए, इनकी डेफिनेशंस वगैरह। फिर यहाँ पे इनके कलर लिखे हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए, कंप्लीट कलर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के बारे में। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आप लोगों के वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। उसका कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये जो ऊपर आप लोगों को दिखाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टेबल ये वाला। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के कलर्स को याद करना, क्योंकि ई कैट लव्स टू आस्क सच क्वेश्चंस। उसके बाद वेरियस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जिन जिन के, वो भी लिख दिया। उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टी, नीचे चलिए, तो यहाँ पे ना ये देखिए। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे कॉमन लिगेंड्स जो हैं वो भी लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे की टेस्ट यूजिंग कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन कौन देगा। उसके बाद पैरामैग्नेटिक किस किस की है, डायमैग्नेटिक किस किस की है, तो ये सारा लिखा हुआ है बच्चों। नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। फिर है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर है मोस्ट टेस्टेड ए कैट, ये सबसे ज़्यादा इसकी तरफ में आ रहा था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की है। हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है। लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की है। आयनाइजेशन एक्सेप्शन पीरियड 2 का है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग मेटल लिथियम है। लिथियम स्पेशल रिएक्शन का ये है। सोडियम ऑक्साइड की टाइप क्या होती है, सोडियम पेरोक्साइड सोडियम पेरोक्साइड येलो कलर का होता है, नॉट अ नॉर्मल ऑक्साइड इन O2। ठीक है, ये Na2O2 होता है, सोडियम पर ऑक्साइड, ये कोई नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट कौन सा है, एल्यूमिनियम है। अच्छा, एल्यूमिनियम से ज़्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन ऑप्शन में एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम को टेक करना है। अगर ऑक्सीजन भी साथ है तो फिर ऑक्सीजन को करेंगे। सेकंड पे सिलिकॉन को, तीसरे पे एल्यूमिनियम। मैं बात कर रहा हूँ एक कैट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा जाता है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और सिलिकॉन का ऑप्शन नहीं होता। तो एल्यूमिनियम हो तो एल्यूमिनियम को टेक करना है। अगर सिलिकॉन हो, सिलिकॉन को टेक कर लेना है। अगर तीनों हों, ऑक्सीजन भी, सिलिकॉन भी, एल्यूमिनियम भी, तो फिर ऑक्सीजन को चूज करना है। ऑल ऑफ दीज हो फिर भी ऑक्सीजन को चूज करना है, क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होती है परसेंटेज। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये पता चल गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है खत्म। ओके, तो बच्चों ये था हमारा इनऑर्गेनिक की एक शॉर्ट सी रिवीजन। और मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर इसमें आप लोगों को कंटेंट पढ़ाया, डिटेल में चीज़ें बताई। और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं अगर आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ ना, तो अभी लेक्चर सुना है तो आप लोगों को ये 50% तक चीज़ें याद हुई हैं। बाकी अब 50% पता है कब याद होंगी, जब आप बच्चे इन नोट्स की रीडिंग करोगे। ठीक है, नोट्स की रीडिंग बच्चों याद रखिएगा। आप लोगों के लिए ईद वाले दिन भी पास एजुकेशन सिस्टम बैठ के वीडियोस बना रहा है। आप लोगों के लिए हमारे टीचर्स की ईद भी ईद नहीं है। वो ईद तब खुशी होगी जब हमारा बच्चा ना टॉप करके आएगा, हमारा बच्चा ना यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेगा। बच्चों आप तो खुशियां मना रहे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुशियां मना रहे हैं। खुशियां खुशियां, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। ठीक है, बात ये नहीं है। बात ये है कि हम हमें तब सुकून सुकून होगा जब आप बच्चों का, हमारी ईद तब होगी, हमें सुकून तब होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सुकून है जब 2026 में पास एजुकेशन सिस्टम के बैच में पढ़ने वाला बच्चा, बैच के मैं पहले नंबर पे बात करूं, वो और ज़्यादा करीब हो जाता है। और हमारे यूट्यूब से पढ़ने वाला बच्चा है, इन बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी।
तब एक वो सुकून होगा, और तब हमारी ईद भी ईद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह से ये ईद भी ईद है। ये ईद भी ईद है, बेशक क्यों नहीं है ईद। हमारे इस्लाम में मौजूद है, ईद है भाई। ईद है, खुशी है, खुशी मनानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये ईद भी तब ज़्यादा खुशी देगी, तब ज़्यादा, अभी भी बेशुमार खुशी है, तब और भी ज़्यादा होगी जब हमारे बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी, हमारे बच्चों की डिज़ायर्ड फील्ड में सिलेक्शन हो जाएगी। आप लोग गैप ईयर से बच जाओगे, तभी इतनी एफर्ट की जा रही है। तभी इतनी एफर्ट है, नहीं तो हमारा भी घर बार है, हमारा भी तमाम एक लाइफ सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ को कट ऑफ करके आप बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, ईद की नमाज पढ़िए, दुआएं कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बच्चों, अगर कोई भी क्यूरी है तो आप पास एजुकेशन सिस्टम के इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हो। आप तमाम बच्चों ने अगर अभी तक एक अनाउंसमेंट नहीं सुनी तो बता देता हूँ, 25 मार्च तक भाई, आप बच्चे कहते थे ना कमेंट में कि सर को डिस्काउंट करवा दे, तो डिस्काउंट करवा दिए, और क्या करें। 25 मार्च रात 11:59 तक एक डिस्काउंट चला हुआ है कि पास वाले जो फीस 7,000 लेते थे ना पूरे साल की। अच्छा, मज़े की बात है, इनको तब भी कोई मैच नहीं कर रहा था। तब भी 7,000 सबसे लोएस्ट थी, और फीचर सबसे कमाल थे। और अभी तो फिर 7,000 के बजाय 5,000 कर दी है। भाई, और अल्लाह के बंदो, आपको क्या चाहिए? यानी अब देखो ना, और आपको क्या ही चाहिए। अब तो फिर 5,000 कर दी है। तो अभी इस नंबर पे रब्ता करो। सर क्यों रब्ता करें? एमडी कैट की तैयारी करनी है, उसके लिए बैच ज्वाइन कर लो 5,000 में। नस्ट की तैयारी करनी है, नस्ट का एनईटी देना है, नस्ट का एनईटी 3 एनईटी 4 देना, तैयारी कर लो। यूईडी का राउंड 1 आया है, उसके मॉक टेस्ट चाहिए, वर्कशीट्स चाहिए, आपको 10 10 15 15 20 20 मॉक टेस्ट चाहिए, लेक्चर नोट्स चाहिए, रेलिवेंट स्टडीज चाहिए, राउंड 1 B 2 B, उसके लिए बैच ज्वाइन कर लो। एनटीएस नहीं क्लियर हो रहा है, एनटीएस नेट की तैयारी के लिए कर लो। पंजाब यूनिवर्सिटी के आगे एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे, उसके लिए फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए जेके यूनिवर्सिटी, जिसने अपना स्केड्यूल भी जारी कर दिया, 6 से 10 जुलाई तक टेस्ट होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए आप लोग हमारे बैच के हिस्सा बन जाओ। एनईडी का टेस्ट अभी सर पे आया पड़ा है, 22 23 24 मई से हो रहा है एनईडी का, राउंड 1 के लिए। आईबीए के राउंड 2 के लिए तैयारी के लिए। इसके अलावा किसके लिए आप लोगों ने मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी तैयारी के लिए। इसके अलावा आप लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी साइंस कॉलेज, किसी भी आप लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग लेवल की यूनिवर्सिटी में जाना, उस कैंडिडेट्स की तैयारी के लिए हमारे इस बैच का हिस्सा बनिए। कितने में जस्ट 5,000 में। ईद स्पेशल डिस्काउंट है। आप लोग 25 मार्च से पहले पहले इनरोल में ले लो। अभी आज 21 मार्च हुई पड़ी है, 4 दिन रह गए हैं। भाई आप लोग, ये ईदी तो आपको मिल रही है 5,000 में, सिर्फ और सिर्फ आपको 5,000 में। अच्छा, इसमें फीचर्स किस लेवल के मिलेंगे? लेट मी शो यू। इसमें फीचर्स बच्चों आपको किस लेवल के दिए जाते हैं, ज़रा मुझे आप लोगों ने ये फीचर्स दिखाने दो अपने बच्चों को, कि फीचर्स आपको किस लेवल के मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आपको जो हम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, वो फीचर्स आपको किस लेवल के दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बच्चों बच्चों आप लोगों को यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ये शो होगा, जैसे आप लोग जब इस पोर्टल पे आओगे ना, तो हम आपको ये एक पोर्टल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये पोर्टल आपका इधर से शुरू होगा मेरे पास, क्योंकि एक्सेस कंप्लीट है, तो मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं एडमिन वाली साइड से। आपको सिर्फ ये शो होगा। अच्छा, कितना सुकून वाली चीज़ है, देखो। आप लोग आए हो तैयारी करने, किसकी तैयारी करने आए हो? जी, हम तैयारी करने आए हैं फॉर एग्जांपल सर जी एमडी कैट की, तो सीधा इधर आ जाओ, एमडी कैट 2026। ठीक है, एमडी कैट में इधर आए हो। एमडी कैट में बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, एनालिटिकल स्किल्स है। एक हमारा अभी बैच 3.0 चल रहा है, क्योंकि बैच 1.0 और 2.0 हमारा एमडी कैट के बारे में था ही नहीं। बैच 3.0 हमारा एमडी कैट पे शुरू हुआ है। अब 3.0 में जितने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं वो इधर। सर मैं रिकॉर्डेड सेशन चाहता हूँ, इधर आ जाओ, आपको सारे रिकॉर्डेड सेशन, किसका रिकॉर्डेड सेशन चाहते हो, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, फिजिक्स का, वो इधर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो ये आपको इधर मिल जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स भी मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा सर, एमडी कैट तो हो गया, एमडी कैट तुम्हारा लेवल का वो पता चल गया। सर मैं ना वो करना चाहता हूँ नस्ट की तैयारी, ठीक हो गया। नस्ट में क्या क्या कंप्यूटिंग का टेस्ट देना है, ठीक हो गया, कंप्यूटिंग का है। तो कंप्यूटिंग में साइंस सब्जेक्ट में आइए, मैथ फिजिक्स और इंग्लिश आता है ना, तो मैथ में आइए।
मैथ में यहाँ पे एडवांस मैथ में आई है। एडवांस मैथ में बच्चा है तो बच्चे को बैच 1.0, अच्छा बैच 1.0 की पूरी रिकॉर्डिंग है, 2.0 की भी पूरी रिकॉर्डिंग है, 3.0 भी चल रहा है। तो इसमें कुछ चैप्टर्स हुए होंगे, कुछ रहते होंगे। जैसे 1.0 में वो जाएगा ना बैच में, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स की उसको मिलेगा। और क्या कुछ मिलेगा देखो, जैसे कोई चैप्टर ओपन करो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नोट्स भी दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर भी दे रहे हैं, वर्कशीट भी। ठीक है ना सर, ये तो आपने पिछले 2 महीनों में पढ़ाया था ना, मुझे लेटेस्ट के बताएं। तो ये बैच 2.0 में आ जाओ। सर इससे भी लेटेस्ट बताएं जो अभी अभी हो रहा हो, तो वो ये बैच 3.0 चल रहा है। ठीक है सर, कोई एक कमाल का किसी और टीचर के भी दें, इस टीचर की भी समझ आ रही है, कोई और टीचर का फ्लेवर दें। ठीक हो गया, ये दो और अलग टीचर आ गए। मैम शेर बानो का पूरा कोर्स पढ़ा रखा उन्होंने, ये पूरा कोर्स है। अब उनके एक अपनी वर्कशीट है, टेस्ट है, और लेक्चर नोट्स हैं। और इधर सर बिलाल साहब ने भी पूरा मैथ पढ़ा रखा है। अब सर बिलाल साहब के जैसे सर बिलाल साहब का कॉनिक सेक्शन समझना है, भाई उनसे समझ लो, वर्कशीट भी है, वीडियो लेक्चर भी, लेक्चर नोट्स भी है। नहीं जी, मुझे कॉनिक सेक्शन ना एक और टीचर से भी सुनना है, क्योंकि कॉनिक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैम शेरबानो को सुन लो। नहीं, वो 1.0 वाले बैच में पढ़ा, उधर से भी सुन लो, 2.0 वाले में पढ़ा, उधर से सुन लो, 3.0 में अभी चल रहा है तो उसमें भी होगा, वो भी सुन लेना। इतनी सोचो तैयारी किस लेवल की होगी। वर्कशीट भी साथ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जैसे अभी मैं बात कर लेता हूँ, अभी जैसे 3.0 चल रहा है ना, तो मैं 3.0 में फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पे गया हूँ। तो यस, हो चुका है। अब लेक्चर नोट्स एंड वीडियो लेक्चर है, और इसकी जैसे ही ये कंप्लीट होगा वर्कशीट इधर आ जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? बाकी जो हो चुके हैं उनके मौजूद है भाई, 1.0 हमारा हो चुका हुआ है। इसमें जाओगे फंक्शनल लिमिट पे जाओ तो भैया हर एक का मौजूद है, वर्कशीट भी, वीडियो लेक्चर, लेक्चर नोट। जो भी चैप्टर चल रहे हैं ना, तो उनके जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे साथ साथ चीज़ें अपलोड होती जाती हैं, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। अगर पहले ही अपलोड कर दें वर्कशीट का, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ये चैप्टर हो चुका हुआ है, तो साथ साथ अपलोड हम करते जाते हैं। हाँ, अगर पहले चाहिए है तो भैया पहले चाहिए है, तो आप बैच 1.0 में चले जाओ, 2.0 में चले जाओ, रिकॉर्डेड सेशन में चले जाओ। तो 1.0, 2.0 और रिकॉर्डेड सेशन में दो टीचर, तो चार चार रिकॉर्डेड सेशन तो मौजूद है, उधर से सुन लो। अभी लेटेस्ट का सुनना तो वो 3.0 में चल रहा है, जो चैप्टर हो चुके हैं वो मौजूद है, जो रहते हैं वो साथ साथ हो रहे हैं। लाइव क्लासेस चल रही है ना, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस। ठीक हो गया। ओके, और जो डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले सकते उनको इधर हमारे पोर्टल पे ये एक्सेस मिल जाती है। बच्चों और क्या आता है, एडवांस मैथ के अलावा बच्चों का फिजिक्स आता है। फिजिक्स में भी सेम चीज़ें मिल गई भैया, मैं खोल के दिखा देता हूँ। फिजिक्स में 1.0 में गए तो ये चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक समझना है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझना चाहते हो, तो तमाम की तमाम चीज़ें बच्चों मौजूद हैं। 3.0 में हमारे जो सर हमाद साहब हैं अभी वो पढ़ा रहे हैं, तो 3.0 में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं चैप्टर। अभी 10 11 तक चैप्टर रहते हैं। रिकॉर्डेड सेशन भी मौजूद है। किसका रिकॉर्डेड सेशन, सर बिलाल साहब का, ये सर हमाद साहब का, तो मौजूद है। तो बच्चों ये फीचर्स, और क्या आती है, इंग्लिश आती है तो आ जाओ। अभी इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश तो साइंस में तो नहीं ना आएगी, इंग्लिश तो आर्ट्स है, तो फिर मैं आर्ट्स सब्जेक्ट्स में जाऊँगा। मैं आर्ट्स में गया तो यहाँ पे मुझे इंग्लिश नज़र आ गई। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश में जो कुछ आता है वो इधर सारा का सारा मौजूद है। बैच 1.0 में गया, सारे के सारे टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक्स भैया, सारे के सारे टॉपिक्स मौजूद हैं। उसके अलावा सर अब ना ये तो हो गया, वीडियो लेक्चर भी, लेक्चर नोट्स भी, वर्कशीट भी पता चल गई। सर अब मैं बहुत अच्छी लेवल की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो बच्चों आप आ जाओ पास प्रैक्टिस जोन पे, या पास प्रैक्टिस जोन पे आ जाइए। यहाँ पे आपको किस यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, उस यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिस जोन ओपन कीजिए, बेशुमार प्रैक्टिस कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस लेवल के फीचर आपको हमारे बैच में मिलते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो आपके स्केड्यूल में तैयारी हो, आप चाहते हो, और पाकिस्तान की सबसे कम फ़ी 5,000 में सबसे ज़्यादा फीचर्स देने वाला इदारा पास एजुकेशन सिस्टम है। आप मुझे कोई भी एक ऐसा फीचर बताइए जो आपको कहीं किसी इदारे में मिल रहा है, हम आपको वही फीचर उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ों के साथ आपको इसी 5,000 में प्रोवाइड करेंगे, ये आपसे प्रॉमिस है इंशाल्लाह। आपको, आप लोगों को हम यूट्यूब पे स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस दे रहे हैं, आपको हम प्रीमियम लेवल की चीज़ें यूट्यूब पे दे रहे हैं। तो बैच में हम इससे ज़्यादा प्रीमियम लेवल की चीज़ें लेके आ रहे हैं। ज़्यादा प्रीमियम लेवल की चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं, तभी तो हमारे बैच के बच्चों का रिजल्ट क्या क्या होता है। आइए ज़रा आपको रिजल्ट की मैं थोड़ी सी सैरिंग करवाना चाहता हूँ। तो भैया रिजल्ट में आप लोग चेक कीजिएगा प्यारे बच्चों, नस्ट के अंदर ये सारे टॉपर नस्ट के अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चे हैं। नस्ट में 171 का स्कोर हो, 168 का स्कोर हो, 169 का स्कोर हो, नस्ट में 168 का स्कोर हो, 158 का स्कोर हो, 150, ये लेटेस्ट दिखा रहा हूँ, 164 का हो, 169 है, 156 है,
166 हैं, 155 हैं, 164 हैं, ये सारे। इसके अलावा कराची के अंदर, कराची जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर यहाँ पे हमारे बच्चे ने सेकंड पोजीशन किस में ली, मेहरान यूनिवर्सिटी में। फिर कराची यूनिवर्सिटी में भी ओवरऑल जो सेकंड पोजीशन लेने वाला बच्चा है वो पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन भी दिखेगी। नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी, नस्ट का सबसे ज़्यादा मुश्किल कंपटीशन वाला टेस्ट होता है ना, तो इसमें फिर हमारे बच्चे की पहली मेरिट पोजीशन आई। भाई कोई बच्चा 170 प्लस लेके आ जाए, ही इज़ नॉट श्योर कि उसकी मेरिट पोजीशन 1 होगी। तो पास एजुकेशन सिस्टम को अल्लाह पाक की ज़ात है, अल्लाह पाक की ज़ात ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह पाक ने पास एजुकेशन सिस्टम को पहली मेरिट पोजीशन का एजाज़ दिया हुआ है। चेक कीजिए, ये पहली मेरिट पोजीशन मौजूद है। दूसरी तीसरी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, पहला पहला नंबर पहले नंबर पे है, ठीक है ना। पहला, फर्स्ट कम्स फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद नस्ट के अंदर बेशुमार रिजल्ट आप लोगों को पहले भी दिखा है। प्यास यूनिवर्सिटी में राउंड 1 हो, 2 हो, 3 हो। अच्छा, हमारे पास 87 का भी स्कोर मौजूद है, उनका 100 परसेंटाइल है। फिर 99 का परसेंटाइल है। उसके अलावा एनटीएस में, भाई मैं प्यास में बात करूँ, 99 का परसेंटाइल, 98 का परसेंटाइल, मेरे पास रिजल्ट कार्ड मौजूद है। इन तमाम बच्चों का 99, 98, 97 का परसेंटाइल आया हुआ है। उसके अलावा एनटीएस में 99.95 है भैया, ऑलमोस्ट ये 100% ही तो है। 100% रिजल्ट एनटीएस में बच्चा लेके आ रहा है। फिर एनटीएस में 92 का स्कोर है। फिर एनटीएस में यहाँ पे जो कॉम सेट्स वाला है उसमें 92 का स्कोर है। फिर एनटीएस में 92 का स्कोर आ रहा है। फिर एनटीएस में 92 का स्कोर आ रहा है। फिर यहाँ पे आईटीयू में 59 का स्कोर आ रहा है बच्चे। फिर यहाँ पे आईटीयू में 57 का स्कोर है। फिर एनईडी के अंदर 93 का स्कोर है। फिर मेहरान के अंदर 85 का स्कोर है। जीके में 20th मेरिट पोजीशन है। फास्ट का ओवरऑल टॉप पर पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। 95.78 का एग्रीगेट कहीं पे कभी सुना है? उसके अलावा फास्ट में 90 का एग्रीगेट है। फिर फास्ट में यहाँ पे 90 का एग्रीगेट है। फिर यहाँ पे फास्ट में 90 का एग्रीगेट है। फिर फास्ट में यहाँ पे 90 का एग्रीगेट है। इसके अलावा और क्या रिजल्ट दिखाऊँ, यूडी का रिजल्ट दिखाऊँ? यूडी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग चेक कीजिए, बेशुमार रिजल्ट दिखाते हैं जनाब। आज यूईडी के अंदर, यूईडी के अंदर आज कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यूईडी में जैसे आपको दिखाया 387, फिर 371, 371, 370, 366, फिर 365, 360, 359, 354। अब काउंट कर लो 350 से ऊपर कितने बन गए हैं। ठीक है, 350, 350, 345। अब 350 से नीचे तो फिर और ज़्यादा लंबी लाइन है। फिर ये अभी ये सारे के सारे 300 से ऊपर वाले हैं। ये सारे के सारे 300 से ऊपर वाले रिजल्ट दिखा रहा हूँ। जल्दी जल्दी नीचे कर देते हैं, इनको जल्दी जल्दी भी नीचे करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चों का रिज़ल्ट है। अच्छा, मज़े की बात है, ये सारे के सारे कौन से हैं? ये सारे, अच्छा 300 तक भी होंगे, ये देख लो 300 तक भी हैं। भाई अगर मैं आपको 250 से 300 के बीच के दिखाऊं तो खुद अंदाजा लगा लो। जब 300 से ऊपर के इतने बच्चे हैं तो 250 से 300 के बीच में तो और भी ज़्यादा हैं। तो ये होते हैं रिजल्ट। जीके के अंदर अगर दिखाऊं तो भैया जीके में अल्हम्दुलिल्लाह से जो रिजल्ट है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे रिजल्ट जीके के अंदर जो हमारे बच्चों के रिजल्ट मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे लास्ट पे आप लोग आ जाइए और यहाँ पे हमारे पास ये रिज़ल्ट है। जीके में ये बच्चा टॉपर है। उसके अलावा जीके के अंदर बच्चों यहाँ पे इन तमाम बच्चों की सिलेक्शन हुई हुई है, आप लोग चेक कर सकते हो। इतनी ज़्यादा तादाद में जीके के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस मौजूद हैं। उसके अलावा बच्चों और हमारे पास एयर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो एयर यूनिवर्सिटी में भी आप लोग चेक कर सकते हो कि एयर यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओवरऑल 500 के करीब जो पासियंस हैं उन्होंने सिलेक्शन ली 2025 में। ये सारे बच्चों के आप रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, ये सारे बच्चों के रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे चंद एक डिस्प्ले के ऊपर लगाए होते हैं, बाकी आप लोगों को पता है फिर एक डिटेल में रिजल्ट होते हैं। जीके के थोड़े से, अब वो यूईडी के थोड़े से दिखाए हैं तो आप लोग देख देख के अंदाज़ा लगा चुके होंगे। ओके बच्चों, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं इसका ये वाला इनऑर्गेनिक को, कि अब आप लोगों का ये इनऑर्गेनिक वाइंड अप हुआ है। बच्चों दुआओं में याद रखिएगा, इतनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए की जाती हैं। हमारे टीचर्स दिन भर रात आप लोगों के लिए एफर्ट करते हैं, इतनी एफर्ट्स की जाती हैं। लाजमी तौर पे वीडियोस को आगे शेयर कीजिएगा। आज ईद के दिन पे भी आप लोग सिंपल इज दैट अपने कॉलेज के एकेडमी के ग्रुप्स में भेज दीजिए कि इनऑर्गेनिक पे वन शॉट आया भाई, सुन लो। बड़ी स्वीट सी एंड गेम आई है। आई होप यू इंजॉयड दिस एंड गेम, आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। आपका एमडी कैट है आगे आ रहा है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद। आपका ई कैट राउंड 1 सर पे आया पड़ा है। आप लोगों के पास प्यास का राउंड 1, ई कैट का राउंड 1 30 मार्च से 3 अप्रैल तक हो रहा है। उसके अलावा आप लोगों के पास जो
प्यास का राउंड 1 है वो 12 अप्रैल को हो रहा है। इसके अलावा आप लोगों के पास नस्ट का राउंड जो 3 है वो 4 अप्रैल से हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए ये स्वीट एंड गेम लेके आया है। दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों का रिज़ल्ट इस लेवल का आए, किस लेवल का है ये, इस लेवल का रिज़ल्ट आए, तो आप लोग भी इन तमाम बच्चों की तरह आप लोगों का भी रिज़ल्ट है, तो आप लोग भी पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का हिस्सा बन सकते हो। बैच में आने के लिए सिंपल इज़ दैट आप लोगों को इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। ये नंबर इधर आप लोगों को नीचे भी शो हो रहा है, 0304066600। इस नंबर पे अपनी फ़ी पे कीजिए, हमारे बैच का हिस्सा बन जाइए। अभी आप लोगों को जो डिस्काउंटेड फ़ी है वो मिलेगी 5000 की। अगर आप 25 मार्च के बाद आएंगे तो आप लोगों के लिए फ़ीस 7000 हो जाएगी। बच्चों लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिएगा। अगर एक स्केजूल में तैयारी करना चाहते हैं, लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिएगा। आप लोगों का 2026 में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।